फिर हम लोग पहुंचे रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स पे। रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं पहला स्टेप कंप्लीट करा चुका हूं। पहला स्टेप होता है कॉस्ट शीट, ये कंप्लीट हो गया है हमारा। दूसरा स्टेप होता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, ये भी हो गया हमारा। बस तीसरा और चौथा स्टेप बाकी है। तीसरा स्टेप है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और चौथा स्टेप है हमारा ये वर्किंग नोट। ये दो स्टेप्स बाकी है। अभी हम लोग तीसरे स्टेप से शुरू कर दें। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट हमने सबसे ऊपर लिखा है। अभी हम लोग पूरा कॉस्ट शीट और ट्रेडिंग P&L इन दोनों की हर एक अमाउंट को हम कंपेयर करते जाएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे क्या चेंज है। अब ये कॉस्ट शीट है। कॉस्ट शीट की पहली अमाउंट है 6675, ये डायरेक्ट मटेरियल और अमाउंट है इसकी 6675। तो कॉस्ट शीट में भी 6675 है डायरेक्ट मटेरियल, और अगर आपको याद हो तो ट्रेडिंग P&L में भी यही है 6675। ये ट्रेडिंग P&L है, इसमें भी मटेरियल 6675 है। तो इसको कहीं पे भी नोट करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह पे 6675 सेम है। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। अब वर्किंग नोट में अगर लिखोगे भी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं ओरली बता देता हूँ, अगर आप वर्किंग नोट में लिखोगे भी तो अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट भी 6675 है और अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट भी 6675 है। तो डिफरेंस आएगा 0, मतलब ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ओके, इसके बाद सेकंड अमाउंट है डायरेक्ट मटेरियल के बाद, सेकंड अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस, ये 17,000। डायरेक्ट मटेरियल के बाद सेकंड अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस और ये डायरेक्ट वेजेस है 17,000। ये भी कॉस्ट शीट में 17,000 है और ट्रेडिंग P&L में भी 17,000 सेम ही है। ट्रेडिंग P&L में भी ये रहा 17,000 सेम ही है। तो ये भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस कभी भी किसी भी क्वेश्चन में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों की अमाउंट जितनी कॉस्ट शीट में होती है उतनी ट्रेडिंग P&L में होती है। डायरेक्ट मटेरियल भी, डायरेक्ट वेजेस भी। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब कॉस्ट शीट में इसके बाद क्या दिया हुआ है? इसके बाद कॉस्ट शीट में दिया हुआ है प्राइम कॉस्ट। ये प्राइम कॉस्ट जस्ट टोटल है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। दिस इज जस्ट टोटल, इसको छोड़ दो। इसके बाद ये वर्क ओवरहेड्स है, वर्क ओवरहेड्स। अब वर्क ओवरहेड्स में, वर्क ओवरहेड्स मतलब ऑन कॉस्ट, मैंने बहुत बार आपको बताया वर्क ओवरहेड्स मतलब ऑन कॉस्ट। तो वर्क ओवरहेड्स जो है ये हम लोगों को दिए हुए हैं टोटल 8500। ये वर्क ओवरहेड्स टोटल 8500 दिया हुआ है, ठीक है। ये 8500 है एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, 8500। वर्क ओवरहेड्स मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स 8500। अब ट्रेडिंग P&L में वर्क ओवरहेड्स है ये वाला 9000। वर्क ओवरहेड्स है 9000 ट्रेडिंग P&L में। तो एज पर कॉस्ट अकाउंट था 8500 और एज पर ट्रेडिंग P&L मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स है 9000। ये हमारे काम का है। हम इस वर्किंग नोट में जाएंगे, ये वाले वर्किंग नोट में जाएंगे जो हमारा स्टेप 4 है। इस वर्किंग नोट में यहाँ पे एक्सपेंसेस में फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। अब कॉस्ट शीट में दिया हुआ था 8500, मतलब अमाउंट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में दिया हुआ था 9000, मतलब अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वल टू 8500 माइनस 9000। तो आंसर आएगा, ऑब्वियसली आंसर आएगा -500। अब -500 आया। एक्सपेंसेस का सीधा इफेक्ट, डायरेक्ट इफेक्ट मैंने बहुत बार बताया। एक्सपेंसेस का सीधा इफेक्ट मतलब अगर ये माइनस में आ रहा है 500 तो हम इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में माइनस ही करेंगे 500। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएंगे और लेस पे जाएंगे और लेस पे हम लोग लिखेंगे 500, यहाँ पे नंबर 1, और हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बोल सकते हो आप, या एक्सपेंसेस बोल सकते हो, या ऑन कॉस्ट बोल सकते हो। फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, सब एक ही बात है। 500, ठीक है। वर्किंग नोट्स में ये माइनस में आया तो हम इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी माइनस ही करेंगे। अब वापस कॉस्ट शीट में जाएंगे। कॉस्ट शीट में कहां तक हो गया हमारा?
कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डिफरेंस 0 है। डायरेक्ट वेजेस जितना कॉस्ट शीट में है उतना ट्रेडिंग पीएनएल में है। वर्क ओवरहेड्स कॉस्ट शीट में 8500, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 9000, तो डिफरेंस 500 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमने लिख दिया। इसके बाद ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये फैक्ट्री कॉस्ट जस्ट टोटल है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, इसको छोड़ दो, ये जस्ट टोटल है। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, इसकी अमाउंट है 10725। ये 10725, ये वाला 10725 है, ये है ऑफिस ओवरहेड्स एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 10725। अब ऑफिस ओवरहेड्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स ये रहा 10,000। ऑफिस ओवरहेड्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 10,000। तो एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना था 10725। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये 10725 एज पर कॉस्ट अकाउंट 10725 और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ये 10,000। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, वर्किंग नोट में जाएंगे, ये वर्किंग नोट में गए 10725 10,000, ये है हमारा ऑफिस ओवरहेड्स। तो मैं इसको बोलूंगा ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स या ऑफिस के एक्सपेंसेस या ऑफिस का ऑन कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस ऑन कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट, सब एक ही बात है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 10725 माइनस 10,000, तो 10725 माइनस 10,000 ये होता है 725। अब 725 प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो हम लोग प्लस ही करेंगे, तो हम इसको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ऐड पे लिखेंगे 725। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी, इसमें ऐड पे लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स 725 डन। इसके बाद वापस कॉस्ट शीट में जाएंगे, कॉस्ट शीट में गए, ये ऑफिस ओवरहेड्स तक हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद ये 4th नंबर कॉस्ट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है टोटल 42,900, ये जस्ट टोटल है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, इसको छोड़ दो। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक 0 है। इसके बाद क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 3540 एज पर कॉस्ट अकाउंट्स, एज पर कॉस्ट अकाउंट्स है 3540, एज पर कॉस्ट अकाउंट है क्लोथिंग स्टॉक 3540 और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ये हमने फाइंड आउट किया था, एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है ये 2665, ये वाला 2665 एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं अमाउंट्स, एक में है कॉस्ट शीट में है 3540, चलो पहले 3540 लिख लेते हैं, 3540 पहले वर्किंग नोट में लिख लेते हैं 3540, ये 3540। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 नंबर पॉइंट। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि क्लोथिंग स्टॉक क्रेडिट आइटम है, इनकम आइटम है, इसलिए हम इसको इनकम्स में लिखेंगे और हमेशा ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में यहाँ पे इनकम्स में ही आएगा और हमेशा आएगा ही। हमेशा कॉस्ट शीट की जो क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट होगी वो अलग होगी और ट्रेडिंग पीएनएल की जो क्लोथिंग स्टॉक की अमाउंट होगी वो हमेशा अलग ही होगी। तो क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 3540 ये है एज पर कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, मैंने बहुत बार बताया कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिसका नाम ऊपर, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जिसका नाम ऊपर, उसका कॉलम यहाँ पे पहले आना चाहिए। ठीक है, जिसका नाम ऊपर उसका वर्किंग नोट में कॉलम पहले आना चाहिए, कॉस्ट अकाउंट। अब क्लोथिंग स्टॉक हमने लिख दिया 3540 एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब देखते हैं एज पर फाइनेंशियल अकाउंट कितना था। तो एज पर फाइनेंशियल अकाउंट ये था हमारा 2655, ये रहा 2655 एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 2655। मैं इसको वर्किंग नोट में लिखूंगा 2655, यहाँ पे 2655 अमाउंट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। अब मैं दोनों को माइनस करूंगा, इक्वल टू 3540 माइनस 2655, तो 3540 माइनस 2655 ये होता है 885। 3540 माइनस 2655 ये होता है 885, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो हम माइनस करेंगे,
इनकम्स का उल्टा इफेक्ट, रिवर्स इफेक्ट, ये प्लस में आ रहा है 885, तो हम इसको माइनस करेंगे 885। तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लेस पे लिखेंगे 885। मेरी हैबिट है मैं हमेशा पहले अमाउंट्स लिखता हूँ, पर्टिकुलर्स बाद में। ये क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 885, वहां पे आया प्लस, वर्किंग नोट में आया प्लस, तो मैंने इसको किया माइनस, मतलब मैंने इसको लेस में लिखा 885। आगे बढ़ते हो। इसके बाद और क्या दिया हुआ है कॉस्ट शीट में? कॉस्ट शीट में इसके बाद फिफ्थ कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फिफ्थ कॉस्ट जस्ट टोटल है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 0000 सब जगह पे, तो ये अमाउंट ही नहीं है, कोई भी जीरो ही है। ये टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट जो लास्ट में 39360 है, ये जस्ट टोटल है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है। इसके बाद प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट लास्ट में दिया हुआ है 8040 लास्ट कॉलम। ये प्रॉफिट 8040 से हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट होगी और ये हमने लिख दिया 8040। इसके बाद सेल्स है, सेल्स का लास्ट कॉलम है 47,400, तो सेल्स दोनों जगह पे सेम होती है, जितनी कॉस्ट शीट में है 47,400 उतनी ही ट्रेडिंग पीएनएल में है 47,400, ये रहा 47,400। ठीक है, अब कॉस्ट शीट में थे सारे नाम हमने देख लिए। अब ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल में डायरेक्ट मटेरियल दोनों जगह पे सेम है, डायरेक्ट वेजेस दोनों जगह पे सेम है। वर्क ओवरहेड्स में डिफरेंस था 500 रुपीज का, वो हमने रिकंसिलिएशन में लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट 17380 डेबिट क्रेडिट कैंसिल, मतलब इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट काम नहीं आएगा। तो 17380 डेबिट क्रेडिट कैंसिल, ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ नहीं करना। फिर ऑफिस ओवरहेड्स 10,000, ये जो ऑफिस ओवरहेड्स है 10,000, इसका हमने डिफरेंस निकाला था 725 डिफरेंस था, वो हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख दिया है, जितना भी डिफरेंस था 725 यहाँ जो भी था। अब ये है नेट प्रॉफिट 7380 एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल अकाउंट। ये 7380 हमारा लास्ट में आंसर आना चाहिए, ये भी मैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिख चुका हूँ 7380 प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, ये लास्ट में आंसर आना चाहिए। अब ट्रेडिंग पीएनएल का क्रेडिट साइड, सेल्स जितना कॉस्ट शीट में है उतना ही ट्रेडिंग पीएनएल में है। क्लोथिंग स्टॉक मैं लिख चुका हूँ डिफरेंस, क्लोथिंग स्टॉक हो गया हमारा। ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट क्रेडिट कैंसिल, बाकी ये 50055 ये जस्ट टोटल है, 17380 ये जस्ट टोटल है, उसका कुछ नहीं करना। अब हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली होनी चाहिए, कंपलसरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी टैली होनी चाहिए, सुनना ध्यान से। अभी ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी, ऐड में एक ही अमाउंट है, लेस में दो अमाउंट है, ऐड में एक अमाउंट है, लेस में दो ही अमाउंट है। अब हम टोटल करके देखते हैं। अब यहाँ पे ऐड में एक ही अमाउंट है 725, तो उसका टोटल 725 ही आएगा। लेस में दो अमाउंट है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। लेस में दो अमाउंट है, पहले इन दोनों को, दोनों अमाउंट को ऐड कर देते हैं। इक्वल टू 500 ऐड 885, 500 और 885 दोनों को ऐड करें तो ये होता है 1385। अब हम लोग यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। इक्वल टू 8040 पहले प्रॉफिट था एज पर कॉस्ट अकाउंट, ये वाला 8040, उसमें 725 ये वाला ऐड करेंगे 725 माइनस ये 1385 माइनस करेंगे 1385, तो हमारा आंसर आया 7380। वही प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट है, सेम है 7380, मतलब हमारा आंसर टैली भी हो गया कि सब सही है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली हो गया हमारा। तो एक बार मैं आप लोगों को सारा आंसर स्टार्टिंग से एक बार पूरा स्क्रॉल करके दिखाऊंगा, जैसे जो भी आपका रह गया हो आप लिख सको। पूरा स्क्रॉल करके मैं दिखा दूं स्टार्टिंग से वर्किंग नोट्स के साथ। ये पूरा बहुत लेंथी क्वेश्चन था पर एग्जाम में आता है बहुत बार। सब रूल्स वगैरह जो मैंने लिखे हैं वो थियरी वाले पेजेस में लिखना। ये क्वेश्चन 9 है। सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन है, अब जो भी ए बी सी पॉइंट पे पूछा था वो हो गया हमारा।
you are required to compute the following: the total cost of each unit on the basis of above overhead percentage, हो गया हमारा। ये क्लोथिंग स्टॉक था फाइनेंशियल अकाउंट्स का, वो भी हो गया हमारा। फिर सी पॉइंट में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी हो गया हमारा। ठीक है, मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन हो गया, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिख लेना। इसके बाद सबसे पहले कॉस्ट शीट दिखा देता हूं। ये कॉस्ट शीट है। हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये कॉस्ट शीट है, ये थियरी वाले पेजेस में। ये सब सम्स वाले पेजेस में। ये ट्रेडिंग पीएनएल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट इस क्वेश्चन का, ये फाइनेंशियल अकाउंट्स का क्लोथिंग स्टॉक हमने कैसे निकाला था। फिर ये लास्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर ये वर्किंग नोट। बेटा कितना लिखना, अच्छी तरह लिखना, लिखोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। प्लीज लिखते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते रहना बेटा।